ओके सर। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर इज यूज्ड टू जनरेट हीट। इस रिएक्टर के अंदर ही क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, है ना। एंड बाय स्प्लिटिंग एटम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया या फ्यूजन हो गया। फ्यूजन पे तो है नहीं, फ्यूजन की हम बात करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, उस हीट, तो रिएक्टर समझिए क्या है, हीट जनरेट करेगा। जैसे फर्नेस होता है स्टीम पावर प्लांट में, तो फर्नेस के अंदर हम कोल को बर्न करके हीट जनरेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे रिएक्टर है। रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, यूरेनियम यूज किया जाएगा, उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाएगा, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। देन दिस हीट इज यूज्ड इन अ हीट एक्सचेंजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। उसके बाद उस हीट को यूज किया जाएगा हीट एक्सचेंजर में, एंड उससे स्टीम फॉर्मेशन किया जाएगा। देन स्टीम से को सप्लाई किया जाएगा पावर जनरेशन के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट आर यूज्ड as based on load plant, since this plant cannot respond quickly to variation load requirement, ठीक है। तो बेस लोड प्लांट क्या होता है, बेस लोड प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए लोड वेरिएशन की बात कर रहा है यहाँ कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी बनाया जाएगा वो बेस लोड प्लांट बनाया जाएगा। बेस लोड प्लांट होता है कि एक एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो एक एवरेज रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए 24 आवर का जो चार्ट देखा जाए, तो 24 आवर के चार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहती है वो दिन में ज्यादा रहती है ना। दिन में सारा ऑपरेट होता है, घर में भी जरूरत होती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया भी, जो इंडस्ट्री है, तो मैक्सिमम इंडस्ट्री डे टाइम में रन होती है, ठीक है, तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो डे टाइम में जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद रात में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रह जाती है, ठीक है। तो उस वक्त रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन लोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है उस जो टाइम के साथ वेरी करता है उसको हम वेरिएशन इन लोड बोलते हैं। तो एक जो एवरेज लोड डिमांड है, उस एवरेज लोड को पूरा करने के लिए जो प्लांट होगा उसको हम बोलते हैं बेस लोड प्लांट। अब जो एक्स्ट्रा डिमांड आ रहा है, जैसे मान लीजिए 10 से 5 के बीच में एक्स्ट्रा डिमांड आ रहा है, तो एक्स्ट्रा डिमांड के लिए कोई उसके साथ कपल किया जाएगा, मीन्स कोई एडिशनल कहीं से सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ये फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए नहीं बनाया जाता है। जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो बेस लोड प्लांट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फंक्शन देखिए रिएक्टर का, ये रिएक्टर का पार्ट है। बाकी ये सब तो सिंपल है, यहाँ से स्टीम बाहर आ रही है तो स्टीम को टरबाइन के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। देन स्टीम टरबाइन प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। देन टरबाइन का जो रोटेटिंग शाफ्ट है उससे हमें मिलेगा शाफ्ट पावर। देन शाफ्ट पावर से हम जनरेट को ऑपरेट करेंगे एंड जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हो गया स्टीम पावर प्लांट का सिंपली फंक्शन। देन यहाँ से जो एग्जॉस्ट स्टीम निकलेगी टरबाइन से उसको कंडेंसर में कंडेंस कर लिया जाएगा। तो देन कंडेंस होने के बाद जो लिक्विड फॉर्म होगी उस लिक्विड वाटर को सप्लाई करना है कहाँ, हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो ये हीट एक्सचेंजर जो है यही इसी जगह हम क्या यूज करते थे, बॉयलर, है ना। ये जो हीट एक्सचेंजर है स्टीम पावर प्लांट में हम क्या यूज करते थे, बॉयलर। बॉयलर के नीचे फर्नेस होता था, फर्नेस में हम कोल को बर्न करते थे एंड देन कोल से जो हीट प्रोड्यूस होती थी उसको यूज करते थे बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेशन के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हीट कहाँ से लिया जाएगा, रिएक्टर। अब ये है आपका रिएक्टर, ठीक है। रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है एंड उससे जो हीट रिलीज हो रही है उस हीट को यूज कैसे सप्लाई किया जाएगा,
यानी उस हीट को डायरेक्टली तो सप्लाई नहीं कर सकते ना, जैसे कोल को बर्न किया जाता है तो जो फ्लू गैस होती है उस फ्लू गैस से बॉयलर से जो पाइपिंग होती है जिसके अंदर वाटर फ्लो होता रहता है तो उसको हीट मिलती है। अब यहाँ रिएक्टर के अंदर जो है, रिएक्टर के अंदर तो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, उससे जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट डायरेक्टली हम नहीं दे सकते वाटर को। ठीक है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में डायरेक्टली वो हीट को फ्लो नहीं करा सकते। उसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर कूलेंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो कोर को, ये रिएक्टर का जो कोर है जहाँ हीट जनरेट हो रहा है, उस हीट को ये कूलेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने वाटर ही सप्लाई किया है एंड वो वाटर यहाँ पे गया एंड जो रिएक्टर से हीट जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करके वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया एंड देन वो स्टीम को हम यहाँ पे लाएंगे एंड इसके अंदर क्या होगा, हीट एक्सचेंजर के अंदर नॉर्मल वाटर फ्लो हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे, मीन्स कंडेंसर से जो लिक्विड निकलेगी वो क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड होगी। तो उससे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, जो रिएक्टर से वाटर आ रहा है ना, वाटर वो स्टीम है। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा एंड देन यहाँ पे स्टीम जनरेट हो, ये जो वाटर कंडेंसर से जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है वो वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उस स्टीम को हम सप्लाई कर सकते हैं स्टीम टरबाइन में फॉर पावर जनरेशन। अब देखिए यही हमें पढ़ना है कि यहाँ पे कूलेंट कौन कौन सा टाइप का सप्लाई किया जाएगा, किस टाइप का रिएक्टर होगा ये। तो रिएक्टर का ही टाइप ज्यादा यहाँ पे हमें स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिंपली बोल दिया कि आपको यहाँ पे कूलेंट जो है, कूलेंट एक वाटर है, उस वाटर को सप्लाई किया जाएगा किसके लिए, रिएक्टर से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो रिएक्टर से जो हीट जनरेट हो रही है वो कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, देन कूलेंट हॉट हो जाएगा, देन हॉट कूलेंट को हम सप्लाई करेंगे हीट एक्सचेंजर में एंड हीट एक्सचेंजर में क्या है, ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है वाटर। ठीक है, तो वाटर उसका हीट गेन करेगा एंड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ये स्टीम को हम सप्लाई कर देंगे स्टीम टरबाइन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हीट एक्सचेंजर बोला जा रहा है। बॉयलर के अंदर क्या होता था, ये ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता था, देन यहाँ से फ्लू गैस पास होता था, फ्लू गैस उसको हीट देता था एंड स्टीम में कन्वर्जन होता था, है ना। या मान लीजिए ड्रम टाइप का बॉयलर होगा तो नीचे से फ्लू गैस आ रहा है, ड्रम को हीटिंग कर रही है एंड उससे स्टीम जनरेशन हो रहा है, देन उस स्टीम को हम स्टीम टरबाइन में सप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये रिएक्टर जो है, इसका मेन हमें रिएक्टर के टाइप बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन सा रिएक्टर का टाइप है यहाँ पे। अच्छा, कूलेंट जो है उसके लिए एक पंप यूज किया जाएगा यहाँ पे जिसको कूलेंट पंप बोला जाएगा एंड एक जो होता है जो कंडेंसर में वाटर सैचुरेटेड लिक्विड बना है उसको फिर से कहाँ सप्लाई करना है, हीट एक्सचेंजर के अंदर स्टीम में कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पे वाटर पंप यूज किया जाएगा या फीड पंप भी बोला जाता है इसको। ठीक है, देन रिएक्टर जो है, रिएक्टर से के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, शील्डिंग करनी होगी क्योंकि यहाँ से रेडिएशन बाहर निकल सकता है और रेडिएशन जो वर्कर है उनको इफेक्ट डालेगा। ठीक है, उनको इंजरी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्टर की पूरी तरह शील्डिंग की जाती है। ठीक है, थर्मल शील्डिंग, एक तो थर्मल शील्डिंग हो गया कि हीट रेडिएशन रिड्यूस करना, कंक्रीट शील्डिंग जो रेडिएशन है वो बाहर ना आए, कम से कम बाहर आए। ठीक है, और यानी उसका इफेक्ट जो वर्कर है उनके हेल्थ इशू पे इफेक्ट ना हो। ठीक है, कोई हेल्थ इशू ना हो, तो उसके लिए ये शील्डिंग की जाती है। तो कंक्रीट शील्डिंग है, थर्मल शील्डिंग है। ठीक है, तो मेन पार्ट समझ में आ गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये जो मेन पार्ट्स है यही है, एक रिएक्टर है, एक हीट एक्सचेंजर है, देन उसके बाद जो स्टीम पावर प्लांट में होता है वही कंपोनेंट यहाँ पे स्टीम टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, फीड वाटर पंप एंड एक कूलेंट पंप यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी सर। ठीक है, ये नोट्स मैंने शेयर कर दिया आप लोग को।
ये भी पोर्शन मैं सोच रहा हूँ अभी इसको कवर ही कर देते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट में इतना टाइम हमें लगेगा नहीं। मुश्किल से 2 क्लास और चाहिए तो ये मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा। इसमें मेन आप लोग को फंक्शन ही बताना है ना, कि डायग्राम समझा देना है, उसके बाद आप लोग लिख लोगे ना एग्जाम में। हेलो, हेलो। हाँ सर। देखिए डायग्राम अगर समझा दिया तो डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है ना, और मेन मेन कंपोनेंट जो है उसके फंक्शन याद रखने हैं कि ये कंपोनेंट का फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड किसका होगा? फ्यूल रॉड यूरेनियम का होगा, ठीक है, तो ये फ्यूल रॉड है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ तो न्यूक्लियर सर रिएक्टर। एग्जाम आएगा तब ना सर। एग्जाम होगा ही, एग्जाम कहाँ जाएगा? अभी तो लॉकडाउन हट रहा है, तो आप लोग को अब पता नहीं ऑनलाइन एग्जाम लेंगे या कैसे लेंगे, ये मैं नहीं बोल सकता। ऑनलाइन एग्जाम तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम नहीं, होगा ऐसा ऑफलाइन सुनने में एग्जाम आया। आप लोग का ऑफलाइन हुआ था ना, तो उसी तरह होगा। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग जाए, ये अलग बात है, लेकिन अभी बीच में तो लॉकडाउन हटेगा ही नहीं, इस महीने के बाद मेरे अंदाज से हटना चाहिए। अच्छा एग्जाम ठीक, होगा सर हम लोग का। होना तो एग्जाम चाहिए। एकदम तौहीद, एकदम होगा एग्जाम। तौहीद सर तो बोल रहे थे एग्जाम होगा। तीसरा वेव अरे तुम अगर आ बोलना क्या जाएगा चाहता है, तो होना होगा बोला कि नहीं गया तीसरा होगा? वेव अगर आ जाएगा यूनिवर्सिटी तो से। नहीं होगा। तीसरा वेव यूनिवर्सिटी आ से जाएगा तो बोला नहीं गया। होगा। तीसरा एग्जाम वेव होगा सर। अभी नहीं बता रहा है, वो नवंबर में बता रहा है, तो अभी टाइम है, तब तक आप लोग का एग्जाम आ हो। जाएगा तब यूनिवर्सिटी नहीं से होगा, सर पक्का नहीं होगा मैसेज सर। ऐसा आया है कि हाँ 15 जून के बाद गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन होता है, जो 15 जून तक दिया है ना अनलॉक का। हाँ हाँ। तो 15 जून के बाद क्या गाइडलाइन होता है, अगर 15 जून के बाद फिर से लॉकडाउन हो जाता है तब तो एग्जाम नहीं होगा, अब सिर्फ नहीं, अब लास्ट फिर ईयर से का होगा। लॉकडाउन क्यों होगा? लेकिन केसेस कम हुए हैं तो अब क्यों क्योंकि करेंगे? नहीं हो, केसेस बढ़ने लगे हैं सर, अगस्त बहुत लोग अगस्त अनलॉक होने के सितंबर में बाद बहुत होगा। सारे लोग मार्केट में जा गए अरे कि भाई जो होगा जो छोड़ देखल जाएगा बाद में, अभी पहले जो होता है करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए हम लोग तो पढ़ के रखते हैं, आगे एग्जाम हो या नहीं हो, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेन कंपोनेंट्स रिएक्टर के अंदर क्या होता है। अब मेन आपको रिएक्टर के बारे में पढ़ना है। देखिए पिछला जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा था उसमें पूरा स्टीम यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपोनेंट बताए थे, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो एक रिएक्टर होता है, एक हीट एक्सचेंजर होता है, एक टरबाइन होती है स्टीम टरबाइन, कंडेंसर होता है, जनरेटर होता है, फीड पंप होता है, कूलेंट पंप होता है। ठीक है, ये सब बताया था। तो वो ओवरऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंपोनेंट था। अब यहाँ पे, यहाँ से जो आगे पढ़ना है सिलेबस में, आगे सिर्फ हमें रिएक्टर के बारे में पढ़ना है। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर कौन कौन सा यूज होता है पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर ये रिएक्टर का यहाँ पे आपको दिया गया है, जो डायग्राम है ये रिएक्टर का है। अब ये रिएक्टर के अंदर देखिए क्या हो रहा है। रिएक्टर के अंदर हम यूरेनियम रॉड, यहाँ पे है फ्यूल रॉड मीन्स यूरेनियम रॉड। ठीक है, ये फ्यूल रॉड जो है क्या है, यूरेनियम रॉड है। अच्छा, यूरेनियम रॉड के बाजू में क्या रखा हुआ है? मॉडरेटर, है ना, मॉडरेटर इसमें रहेगा। मॉडरेटर क्या करता है? मॉडरेटर का फंक्शन क्या है पता है आप लोग को? नो सर। अच्छा, मॉडरेटर का फंक्शन ये होता है कि देखिए यूरेनियम यूरेनियम के न्यूक्लियस पे कौन से न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करनी है? किस टाइप का न्यूट्रॉन होना चाहिए? स्लो न्यूट्रॉन ना। यस सर। ठीक है, तो स्लो न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो स्लो न्यूट्रॉन जैसे अब जो इलेक्ट्रॉन फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होने के बाद जो न्यूट्रॉन निकलेगा तो वो सर वेरी किसी भी फास्ट। एलिमेंट का स्लो न्यूट्रॉन हो सकता है। न्यूट्रॉन तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन अब किसका न्यूट्रॉन यूज करते हैं, सिर्फ बोला जाता है स्लो न्यूट्रॉन। अब किसका न्यूट्रॉन यूज करते हैं ये तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे जो निकलेगा, अब न्यूट्रॉन यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन होने के बाद तो न्यूट्रॉन इसी का ही निकलेगा ना, यूरेनियम का ही होगा। लेकिन न्यूट्रॉन एक बेसिक एलिमेंट है ना। अब बेसिक एलिमेंट किसका न्यूट्रॉन है वो
ये डिपेंड करेगा क्या क्या इफेक्ट डालेगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं यहाँ पे यूरेनियम फिजन हुआ तो यूरेनियम का न्यूट्रॉन निकला, तो वो फास्ट न्यूट्रॉन होता है। फिजन जो होता है, फिजन से जो न्यूट्रॉन निकलता है वो फास्ट न्यूट्रॉन होता है ना। अब फास्ट न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग अगर न्यूक्लियस पे किया जाए तो हो सकता है कि वो ब्रेक ना करे, उसको छेद कर निकल जाए। मीन्स कहने का मतलब उसको बिना फिजन कराए वो न्यूट्रॉन पास हो जाएगा, ठीक है। तो स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है। तो जो फास्ट न्यूट्रॉन फिजन होने के बाद जो फास्ट न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उसकी स्पीड को कम करना है। वो स्पीड कौन कम करता है? मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर हम क्या यूज करते हैं? हेवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो हेवी वाटर यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर, ठीक है। उसके बाद होता है ये कंट्रोल रॉड्स है। कंट्रोल रॉड्स किसके लिए यूज करते हैं? कंट्रोल रॉड का यूज होता है, जो मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, मान लीजिए रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो समझ में आ जाएगा कि ज्यादा हीट हो रहा है, ज्यादा फिजन हो रहा है, फिजन रेट बढ़ गया है, तो कंट्रोल रॉड को इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद कंट्रोल रॉड को रिमूव कर लिया जाए, फिर फिजन होता रहेगा। एंड इस तरह से कंट्रोल रॉड हमेशा इंसर्ट आउट ऐसा नहीं बोल सकते, मीन्स उसमें इंसर्ट रहता है। एंड एक्स्ट्रा कैडमियम रॉड को, यानी बोरॉन रॉड है या कैडमियम रॉड है, जो कंट्रोल रॉड के तौर पे यूज किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसका कितना पोर्शन इन रखना है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होता होगा। मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। कंट्रोल रॉड को पूरा इंसर्ट कर दिया जाए, फुल्ली इंसर्ट कर दिया जाए, तो ये पूरा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड क्या होगा? रिएक्टर बंद हो जाए। अगर आपको रिएक्टर बंद करना है, रिएक्टर बंद करने के लिए न्यूक्लियर फिजन को रोकना होगा। न्यूक्लियर फिजन कैसे रोकिएगा? हेलो, कंट्रोल रॉड से। कंट्रोल रॉड को पूरा इंसर्ट करके छोड़ दीजिए, तो वो जितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं सभी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर एक भी न्यूट्रॉन नहीं निकल रहा है तो क्या होगा? फिजन स्टॉप हो जाएगा। फिजन स्टॉप हो बम्बार्डमेंट गया, बंद हो जाएगा तो। बम्बार्डमेंट बंद हो जाएगा, उसके बाद हीट जनरेशन बंद तो हो ये जाएगा। फ्यूल रॉड क्या करता है? फ्यूल रॉड तो यही है ना, यूरेनियम। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होगी रॉड पे, तो उसी से तो ये होगा ना, हीट जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल रॉड क्या है? यूरेनियम है। यूरेनियम रॉड पे जाकर क्या किया? यूरेनियम बहुत सारे एटम से, ये रॉड जो है बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा, करोड़ों अरबों एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। अब उस पे जाकर एक न्यूट्रॉन हिट किया तो वहां से क्या हुआ? 3 न्यूट्रॉन निकला, हीट निकली, एंड वो छोटे छोटे इसमें ब्रेक हो गया, बेरियम एंड क्रिप्टन में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो एक एक न्यूक्लियस टूटा है। अभी उसमें तो करोड़ों अरबों एटम से मिलके बना होगा, उसके अंदर करोड़ों अरबों न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह से उसकी एक लाइफ होगी, एक रॉड की लाइफ होगी, ठीक है। उसके बाद उसको रॉड को निकाल दिया जाएगा जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये तो इंटरनल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है, इतनी अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज हो रही है, इस हीट को क्या करना है? इस हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए कूलेंट सप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। कूलेंट सप्लाई किया जाएगा। कूलेंट क्या करेगा? यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड यहाँ से जो कूलेंट आउट होगा वो कूलेंट क्या होगा? हॉट होगा। हॉट होगा, या हो सकता है सुपर हीटेड स्टीम होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा। अब इस कूलेंट को सप्लाई किया जाएगा हीट एक्सचेंजर के अंदर, एंड देन उससे स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो कूलेंट, एक हॉट कूलेंट बाहर निकल रहा है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, उसको हीट एक्सचेंजर में सप्लाई किया जाएगा, उससे स्टीम जनरेशन हो। लेकिन ये कूलेंट का फंक्शन क्या है? तो हीट को रिमूव करना यहाँ से, ओके। उसके बाद क्या है? कंक्रीट की शिल्डिंग है। उसके पहले रिएक्टर वेसल्स है, रिएक्टर वेसल्स, ठीक है। ये पूरा इसके अंदर एक मेटल की शिल्डिंग होगी। देन रिफ्रैक्टिव मटेरियल भी रहेगा। रिफ्रैक्टिव मटेरियल की एक शिल्डिंग होगी जिससे हीट रेडिएशन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड बाहर एक कंक्रीट की बहुत ही मोटी
दीवार होगी, ठीक है, ये रेडिएशन को रोकने के लिए। एंड यहाँ पे जो कूलेंट है वो एग्जांपल दिया है, जैसे आपको नीचे पढ़ेंगे तो एग्जांपल मिलेगा। हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हेवी वाटर है, ये एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं H2 एंड CO2, ये गैस है, तो गैस कूल्ड रिएक्टर भी हो सकता है। अगर गैस को आप एज अ कूलिंग एजेंट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको गैस कूल्ड रिएक्टर बोलेंगे। वाटर को सप्लाई कर रहे हैं एज अ कूलिंग एजेंट तो उसको हम वाटर कूल्ड रिएक्टर बोलेंगे, ठीक है। The reactor vessel is designed to withstand high pressure, इसके अंदर high pressure रहता है। It is usually made from low carbon steel. It is clad with stainless steel to reduce the corrosion problem, ठीक है। Then fuel rod है, fuel rod यहाँ पे यूरेनियम यूज किया जा रहा है, ठीक है। The fuel rod is fabricated in various shape like rod, plate, tin plates, tins, plates, etc. And these are placed inside the reactor core in such a way that these produce uniform heat in the reactor. तो यूनिफॉर्म इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फ्यूल रॉड आर क्लैड विथ स्टेनलेस स्टील, जर्कोनियम बाय एल्युमिनियम टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ यूरेनियम। अच्छा, मोडरेटर का काम क्या है? मोडरेटर आर सब्सटेंस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देगा। मेक देम लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी बाय कोलिजन बट द सेम टाइम डू नॉट एब्जॉर्ब देम बाय बट स्कैटर देम, ठीक है। तो सिर्फ उसकी स्पीड को कम करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ उसको स्कैटर कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। Reduce velocity of neutron up to thermal speed help in maintaining the fission reaction, means जितना speed चाहिए fission reaction के लिए उस level पे ला देता है। Moderator are lighter than fuel. Various material used for moderator are light water H2O हो गया, deuterium oxide heavy water हो गया, ठीक है। Then graphite, beryllium. Reactor using enriched uranium do not require moderator since reactor can work with fast as well slow thermal neutron, ठीक है, but the cost of enriched uranium is very high, ठीक है, enriched uranium की cost ज़्यादा होती है। As a moderator, D2O is it is the best material having moderating rate 12,000 as compared to 72 for H2 and 170। तो यहाँ पे देख रहे हैं मॉडरेटर D2O जो है, ड्यूटेरियम जो है, यही मोस्टली यूज होता है क्योंकि इसका जो मॉडरेटिंग रेशियो है वो ज्यादा है। इट कैन यूज्ड एज अ कूलेंट एज वेल, ठीक है, इसको कूलेंट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। ओनली डिसएडवांटेज दैट इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स नेसेसिटीज प्रेशराइजेशन एंड इट इज एक्सपेंसिव। तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, ओनली इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा कम टेम्परेचर पे ही, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसको प्रेशराइजेशन करना पड़ेगा D2O को, ठीक है। मीन्स D2O कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे प्रेशराइज रिएक्टर यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड सिर्फ बॉइलिंग रिएक्टर यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज किया जाता है एज अ कूलेंट। कंट्रोल रॉड्स का क्या काम है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना। तो इन केस चेन रिएक्शन ऑफ फिजन न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली एंड हीट एनर्जी जनरेटेड विल बी enormous, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, which will melt the fuel rod, disintegrate coolant and destroy the reactor, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड फिजन होगा तो उस केस में बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एंड उसकी वजह से ये रिएक्टर डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो कंट्रोल रॉड आर यूज्ड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन बाय अब्सॉर्बिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रॉन्स। द मटेरियल यूज्ड फॉर कंट्रोल रॉड इज बोरॉन और कैडमियम। तो ये एग्जांपल्स याद रखना है आप लोग को। This rod can be moved in and out. इस रॉड को क्या किया जाए, मूव इन एंड आउट ऑफ द रिएक्टर कोर असेंबली either automatically or manually. The magnitude of insertion of
control rod represent the proportion of absorption of neutron. तो कितना पोर्शन इंसर्ट किया जाएगा उस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है। फुल्ली इंसर्ट कर दिया जाएगा तो सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड कोर बंद हो जाएगा, मीन्स रिएक्टर स्टॉप हो जाएगा। रिफ्लेक्टर्स, in order to conserve fuel, it is desirable that neutrons are not allowed to escape the reactor core. This is achieved by providing reflector surrounding the reactor core within the thermal shielding arrangement. Reflector thus provided will send back the neutron into the core. ठीक है, रिफ्लेक्टर यूज किया जा रहा है कि वो कोर से बाहर ना जाए, तो रिफ्लेक्टर से शील्ड कर दिया जाएगा रिएक्टर को, कोर को, जो रिएक्टर का जो कोर है उसको शील्ड कर दिया जाएगा एंड न्यूट्रॉन कोर से बाहर नहीं जाएगा। देयरबाय it improve the chain reaction since the material having good absorptivity are also good reflector. Hence material used for moderator are also used for reflector, जैसे graphite and beryllium यूज किया जाता है as a reflector. कूलेंट्स कौन कौन सा यूज किया जाता है? द पर्पस ऑफ कूलेंट इज टू एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा रिएक्टर कोर एंड ट्रांसफर दिस हीट एनर्जी फाइनली टू वाटर फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम इन हीट एक्सचेंजर। ठीक है, देन रिएक्टर कूलेंट की प्रॉपर्टी दिया है कि नॉन कोरोसिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग होनी चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। देन वेरियस कूलेंट यूज जो है वो CO2, H2, एयर, हेवी वाटर, हीलियम, ठीक है, ये सब यूज किया जाता है। सोडियम इन लिक्विड फॉर्म, सोडियम लिक्विड फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ये हम लोग को पढ़ना है, लिक्विड कूल्ड रिएक्टर एक है जिसमें सोडियम लिक्विड यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद शील्डिंग है। शील्डिंग इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ अगेंस्ट द डेडली अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इन द रिएक्टर। शील्डिंग कंसिस्ट ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ 50 to 60 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट। तो जो रिएक्टर है उसके अंदर शील्डिंग की जाती है एंड 50 से 60 सेंटीमीटर का एक स्टील प्लेट की थिकनेस होगी। देन उसके बाद क्या होगा, थर्मल शील्डिंग, रिएक्टर कोर कॉल्ड थर्मल शील्ड एंड विद अ फ्यू मीटर ऑफ थिक कंक्रीट। ठीक है, फ्यू मीटर ऑफ थिक कंक्रीट वॉल होगी सराउंडिंग द इनर शील्ड कॉल्ड बायोलॉजिकल शील्ड। ठीक है, तो कंक्रीट शील्डिंग को बायोलॉजिकल शील्ड बोल रहा है एंड जो इनर लाइनिंग जो होगी स्टील प्लेट की उसको थर्मल शील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर। तो कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर पढ़ेंगे। इसके बाद मैं कंपोजिट मटेरियल का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कल हम लोग लेंगे एंड उसके बाद 2 लेक्चर और लगेगा। 2 लेक्चर में 5-6 टाइप का रिएक्टर पढ़ना है तो वो हो जाएगा। 2 से 3 या मैक्सिमम 2 लेक्चर, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मॉड्यूल 3 फिनिश हो जाए।